कहते हैं कि कोई भी अपराधी, कोई भी बदमाश, कोई भी हत्यारा, कोई भी रेपिस्ट, कोई भी खूनी, कितना भी बड़ा ज़हीन दिमागी हो, उसने कितनी भी सफाई से अपराध किया हो, कितनी ही बारीकी के साथ अपने घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सबूत, कोई ना कोई ऐसा सुराग वो जरूर छोड़ जाता है, जिससे उसका खुलासा हो जाता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। बशर्ते पुलिस को उस क्लू को, उस सबूत को, उस सुराग को पकड़ने की देर होती है। आज की कहानी भी ठीक ऐसे ही है, जिसमें एक आदमी दो लोगों को मार देता है। उसके बाद ना वो किसी कैमरे में कैद होता है, ना कोई सबूत छोड़ता है, ना कोई सुराग छोड़ता है, लेकिन अंत में एक 10 रुपए के फटे नोट की वजह से वो पकड़ा जाता है। और जब उसके पकड़े जाने का खुलासा होता है और जो शख्स निकल के सामने आता है, उसे जानने के बाद, उसे सुनने के बाद, ना केवल जिसके घर में कत्ल हुआ था वो हैरान हो गए, बल्कि आसपास के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, सारे के सारे लोग, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, तो इस कहानी से आपको सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा मैसेज ये मिलेगा कि अगर पुलिस ठीक से काम करे, ठीक से अपने ड्यूटी को निभाए, तो कितने बड़े से बड़े अपराधी हों, कितने जहीन दिमाग के अपराधी हों, पुलिस अगर पकड़ना चाहे तो कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत ऐसा जरूर छूट जाता है, जिससे पुलिस उस अपराधी को, उस खूनी को पकड़ लेगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कोई सुझाव, एक कोई सजेशन, या फिर ऐसा कोई बात जो आप मुझे बताना चाहें, जो समझाना चाहें, जो आपको लगे कि मुझे ये चीज़ सुधार करनी चाहिए, तो चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो आज की कहानी दिल्ली की है, कहानी पिछले साल की है। दिल्ली में एक जगह है पालन गांव। पालन गांव में श्री कृष्ण स्वरूप, ये इनकी ड्यूटी थी, इनकी नौकरी थी एयरफोर्स में। ये एक अकाउंटेंट थे, इनकी एक पत्नी थी, इनका एक 27 साल का बेटा गौरव था। ये तीनों लोग दिल्ली के पालन गांव में रहते थे। अब चूंकि एयरफोर्स में इनकी ड्यूटी थी, एयरफोर्स में इनकी नौकरी थी, तो ठीक ठाक पैसा था, काफ़ी रुतबा था, काफ़ी नाम था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो बड़ी आसानी से उपलब्ध थी। और इनका जो नेचर था श्री कृष्ण स्वरूप का, बेहद फ्रैंक था। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिसमें बड़े डिसिप्लिन होती हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। वहीं कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से बड़े खुल के रहते हैं, बड़े मृदुल स्वभाव से रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सारी चीज़ें ओपन होती हैं। तो ऐसा ही कुछ परिवार श्री कृष्ण स्वरूप का था। अब श्री कृष्ण स्वरूप दिन में अपनी ड्यूटी करते, शाम को लौट के आते, कभी कभार रात में इनकी ड्यूटी थी। और ठीक ऐसे ही पिछली साल जब ये रात भर ड्यूटी करके सुबह सुबह अपने घर पे पहुंचते हैं, तो जैसा अमूमन इनके साथ होता था कि घर पे पहुंचने के बाद इनकी वाइफ, इनके बेटे, जो इनका बेटा था, और इनकी जो पत्नी थी, वो इसका इंतजार करते रहते। सुबह सुबह कुछ बना के, कुछ नाश्ता वगैरह करके, ब्रेकफास्ट टेबल पर रख के इनका इंतजार करते थे। चूँकि इनका टाइम ही 7 बजे का था, तो 7 बजे आते थे, फ्रेश वगैरह होते थे और बाकी पूरे परिवार के साथ नाश्ता करते थे। लेकिन जब एक दिन पिछले साल ये घर पे पहुंचते हैं उस दिन, तो पहुंचने के बाद ये दरवाज़ा जब खोलते हैं, तो उस दिन इनका कोई इंतजार इनके घर में कर नहीं रहा था। इन्हें थोड़ा अजीब लगता है। ये डाइनिंग टेबल पे देखते हैं, यहाँ उनको कुछ दिखाई नहीं देता। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर के कुछ सामान बिखरे हुए थे। ये भाग के फौरन अपने बेडरूम में जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि बेडरूम में खून से लथपथ इनके 27 साल के बेटे की लाश पड़ी हुई है, और वहीं बगल में इनकी पत्नी भी मरी पड़ी हुई है। अब ये चीज़, ये नज़ारा जब ये सुबह सुबह देखते हैं, तो इनके मुंह से चीख निकल जाती है, फपक फपक के रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं। और इनकी जो चीखने की आवाज़ है आसपास के मोहल्ले के लोगों तक जाती है। मोहल्ले वाले भी इकट्ठा होते हैं। सब हैरान थे, सब परेशान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मर्डर किसने किया, ये खून किसने किया। क्योंकि सारे लोग आसपास ही रह रहे थे। अगर कोई खूनी था, वो कत्ल करके गया, तो मोहल्ले वालों ने उसे देखा तक नहीं, ऐसा कोई संदिग्ध चेहरा घर के अंदर आया तक नहीं। तो अचानक से ये खून हुआ कैसे? अब मोहल्ले के कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पूरे घर में तलाश करती है कि कोई सुराग, कोई सबूत मिल जाए जिससे कातिल पकड़ा जाए। जब पुलिस तलाश करती है, तो वहीं थोड़ी दूर पे बेड के अंदर एक डंबल मिलता है, जो कि शायद लुढ़क के बेड के अंदर चला गया था। और उसी डंबल से, जो पुलिस ने चेक किया, तो पाया कि उसी डंबल से
जो श्री कृष्ण स्वरूप की पत्नी बबीता है और उनका जो बेटा गौरव है, बबीता और गौरव का जो कत्ल है उसी डंबल से हुआ था। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, उस डंबल की फिंगरप्रिंट को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डंबल पे ना कोई फिंगरप्रिंट मतलब मिलता है, ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है। अब पुलिस वाले और परेशान कि इस मर्डर का खुलासा हो कैसे। तब उन्हें ध्यान में आता है, जो श्री कृष्ण स्वरूप उन्हें बताते हैं कि उनके घर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो पुलिस वालों को लगता है अब घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बस कैमरा देखना है, मर्डर का खुलासा हो जाएगा, जो खूनी होगा कैमरे में कहीं ना कहीं तो कैद हुआ होगा। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए वो जाते हैं तो पता चलता है कि जिस डिस्क में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी वो डिस्क ही अपनी जगह से गायब। यानी जो खूनी था, जो कातिल था, उसको ये चीज पता थी कि घर में कैमरा लगा हुआ है। अब वो कत्ल करता है, कैमरा लेके गायब हो जाता है। अब पुलिस वाले एक तरह से फिर हैरान कि खूनी, इसे इतना तक पता है कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की डीवीडी कहाँ रखी हुई है, उसे भी निकाल के लेके जाता है। पुलिस वाले अब दूसरे एंगल से जांच करने की कोशिश करते हैं कि शायद आसपास के लोगों से कुछ पूछताछ की जाए, उनसे कुछ पता चल जाए। तो आसपास के लोगों ने भी कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा संदिग्ध आदमी नहीं देखा था। यानी पुलिस के पास ना कोई सुराग था, ना कोई सबूत था, ना कोई ऐसी चीज थी। बस था तो क्या, एक डंबल जिसपे कोई फिंगरप्रिंट नहीं, दो लाश, एक कैमरा जिसमें जो चीजें, जो दृश्य रिकॉर्ड हुआ था उसकी डीवीडी ही गायब थी। अब पुलिस वालों को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो छानबीन कैसे करे, तभी एक पड़ोसी कहता है कि साहब मेरे घर में भी कैमरा लगा है, जिसका जो फोकस है उसमें से एक कैमरे का फोकस है, उसमें उस फोकस की रेंज में इनका घर भी आता है, इनका दरवाजा आता है। तो पुलिस वालों को लगता है कि चलो अब मामला शायद यहां से सुधर जाए। चूंकि जो कातिल है वो चाहे जिसे कत्ल किया होगा, चाहे जिस रास्ते से कत्ल किया होगा, लेकिन गया तो बाहर के रास्ते से ही होगा। अब हमें उस समय की सीसीटीवी कैमरे को देखना है और घर से जो निकला होगा वही कातिल होगा। पुलिस वाले उस घर के सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं, लेकिन कैमरे में जो शख्स कैद हुआ था वो महज 4 सेकंड के लिए कैद हुआ था। उस पर से भी उसका मुंह कैद था, उसका मुंह गमछे से, रुमाल से बांधा गया था, पूरी बॉडी कवर्ड थी। तो उस आदमी की पहचान करना नामुमकिन था। पुलिस वाले फिर परेशान, फिर हैरान। लेकिन इसी 4 सेकंड की क्लिप ने पुलिस वालों को एक क्लू दे दिया। दरअसल उस 4 सेकंड की क्लिप को जब पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले पाते हैं कि जो आदमी उस कैमरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो आदमी पैदल चल रहा है। यानी वो आदमी जहां से आया है और जहां उसे जाना था वहां से आने जाने के लिए उसने किसी कार या किसी अपनी पर्सनल बाइक का यूज नहीं किया था। यानी उसे जहां जाना था वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया होगा। और इस इलाके में जहां पे ये कत्ल हुआ था वहां कोई बस, कोई ट्रेन या फिर कोई ऐसी मेट्रो जैसी चीजें आसपास नहीं थी। लगभग 5-10 किलोमीटर तक कोई ऐसी चीज नहीं थी। लिहाजा पुलिस ये अनुमान लगाते है कि उस आदमी को जहां जाना था वो या तो किसी टेम्पू से गया होगा, किसी रिक्शे से गया होगा, किसी टैक्सी से गया होगा। अब पुलिस वाले उस इलाके में आसपास जितने टैक्सी वाले थे, जितने रिक्शे वाले थे, जितने ई रिक्शा वाले थे, सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। और लगभग 8 से 10 घंटे पूछताछ करने के बाद एक टेम्पू वाला, एक रिक्शा वाला बताता है कि साहब इसी गली के मोड़ से मैंने एक आदमी को मेट्रो स्टेशन के लिए छोड़ा है और वो आदमी, उसकी शर्ट पे, उसके चेहरे पे कुछ खून के छींटे लगे हुए थे। मैंने उससे पूछा भी तो उस आदमी ने कुछ बताया नहीं। बाकी मेरी सवारी थी, मैंने ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा, मैंने उसी मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया। अब इससे ज़्यादा उस आदमी के बारे में ये रिक्शा वाला, ये टेम्पू वाला भी कुछ बता नहीं पा रहा था, ना उसके हुलिये के बारे में, ना उसकी शक्ल के बारे में, चूंकि इस आदमी ने मेट्रो स्टेशन तक अपने मुंह को कवर रखा था। अब पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कब चलो मान लो पता तो चलेगा कि आदमी मेट्रो स्टेशन गया है, लेकिन अब इससे भी खुलासा होगा कैसे। जैसे पुलिस जाने वाली होती है ऐसे ही रिक्शा वाला एक ऐसी बात बोलता है जिससे पूरा का पूरा जो मामला था अब वो पुलिस के पक्ष में आ जाता है। दरअसल वो टेम्पू वाला बोलता है और रिक्शा वाला बोलता है कि साहब मेरे जो पैसे हुए थे वो 30 रुपए हुए थे। आदमी इतना ज़्यादा जल्दी में था, उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसने मुझे 30 रुपए जब दिए तो उसमें से एक नोट फटा था, इसीलिए मैं जब नोट लेने से इनकार कर दिया तो उस आदमी ने मुझे 10 रुपये पेटीएम भी किए। अब आप खुद सोचिए, चाहता तो 30 के 30 मुझे पेटीएम कर सकता था, लेकिन उसने जल्दबाजी में 10 रुपये पेटीएम किए और 20 रुपये मुझे कैश दिए। अब यही बात, यही लाइन पुलिस के लिए एक ऐसे लीड का काम करने वाली थी जिससे अब जो पूरा मामला था, जो कहीं से भी किसी सीसीटीवी कैमरे से या फिर किसी ऐसी चीज से नहीं सुलझ सकता था, इसी एक शब्द से अब सुलझ चुका था। जैसे ही पेटीएम का नाम पुलिस वाले सुनते हैं तैसे ही उस पेटीएम को चेक करते हैं, उसकी सारी डिटेल्स को बैंक से निकलवाते हैं और निकलवाने के बाद जो कातिल था उसका पता कर लेते हैं।
दरअसल जो नाम निकल के सामने आया था, जिस शख्स ने पेटीएम किया था, उस शख्स का नाम अभिषेक वर्मा था। और जैसे ही ये नाम घर वाले सुनते हैं, जैसे ये नाम श्री कृष्ण स्वरूप सुनते हैं, श्री कृष्ण स्वरूप के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्योंकि जो अभिषेक वर्मा था वो श्री कृष्ण स्वरूप के साले का बेटा था, यानी उसकी बहन के भाई, उसकी वाइफ के भाई का लड़का। यानी जो कातिल था उसने अपनी बुआ और अपने भाई का कत्ल किया था। अब इसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पुलिस वाले इस सारी चीज़ों को खंगाल के घर पे आते हैं तो अभिषेक वर्मा वहीं बैठा मिलता है। और सबसे हैरान, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जब पुलिस वाले आते हैं तो बॉडी को घर से निकलवाना, हॉस्पिटल लेके जाना, इन सारी चीज़ों में अभिषेक वर्मा बराबर खड़ा था, बराबर काम कर रहा था। लाश को बाहर निकाल रहा था, पकड़ रहा था, लाश को पकड़ के रो रहा था। कभी अपने भाई की लाश पे सर पटक के रो रहा था, कभी अपनी बुआ की लाश पे सर पटक के रो रहा था। उसने इस तरह से अभिनय किया था, उसने इस तरह से एक्टिंग की थी, पुलिस वालों को भी एक तरह से यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी कातिल कैसे हो सकता है। लेकिन सारे सबूत, सारे जो गवाह थे, सारे जो सुराग थे, वो अभिषेक वर्मा के खिलाफ थे। लिहाजा पुलिस अभिषेक वर्मा को उठाती है और उठाने के बाद जब इससे पूछताछ करती है तो शुरू में तो ये मना करता है, लेकिन उसके बाद जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये कत्ल के, डबल मर्डर के इल्ज़ाम को कबूलता और कहता है कि मैंने ही अपने बुआ और अपने भाई को मारा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आदमी, एक लड़का जिसका अपने बुआ से, अपने फूफा से, अपने बुआ के लड़के से इतना अच्छा संबंध है, आखिर वो अपने बुआ को और अपने फूफा को इस तरह से कैसे मार सकता है। तो इसके पीछे जो उसने वजह बताई, ये वजह भी बेहद शर्मसार करने वाली है। दरअसल इसने बताया कि कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीने पहले, इसने अपने बुआ से 50,000 रुपये उधार लिए थे बहन की शादी के लिए और समय से लौटा नहीं पा रहा था। लिहाजा जब भी वो घर पे आता, बुआ उसे खरी खोटी सुनाती, कुछ उल्टा सीधा ऐसा बोलती जो उसे हमेशा हर्ट करता, ये बातें हमेशा लग जाती। और उस रात भी जब वो आया था, दोनों ने, पूरे परिवार ने, उसने, उसके बुआ के लड़के ने, उसकी बुआ ने, तीनों ने साथ बैठ के मूवी देखी, खाना खाया। और इसी बीच उसी पैसे को लेके बहस हो गई। बहस धीरे धीरे इतना बढ़ गया, बहस का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बुआ ने इतना उल्टा सीधा उस आदमी को बोल दिया, उस अभिषेक को इतना उल्टा सीधा बोल दिया कि जो अभिषेक था वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वहीं पे उसके भाई का डंबल रखा हुआ था, उसी डंबल से अपनी बुआ के सर पे वार किया और तब तक वार किया जब तक बुआ मर नहीं गई। अब जब ये मर्डर कर देता है तो इसके दिमाग में जब भी कंट्रोल आता है, इसके दिमाग में थोड़ी सी चेतना आती है, तब इसे लगता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब ये फंस जाएगा। लिहाजा एकमात्र जो गवाह था उस घर में, एकमात्र जो सबूत था, वो उसके बुआ का लड़का था, गौरव, 27 साल की उम्र। अब अपने बुआ के लड़के को भी उसी तरीके से जाता है, डंबल से मार देता है। मारने के बाद फिर इसे होश आता है, इसे ध्यान आता है कि घर में कैमरे लगे हैं और इसने जो घर में कत्लेआम मचाया है ये पूरा उस कैमरे में कैद हो चुका है। लिहाजा अभी कैमरे के पास जाता है, टीवी के पास जाता है, उस डीवीआर को जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड थी उसको निकालता है, निकाल के लेके वहाँ से फरार होता है। और फरार होने के बाद अपने जब गेट पहुँचने वाला था तो इसे ध्यान था कि मोहल्ले में और भी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए उसने अपने पूरे मुंह को कवर किया ताकि कोई इसे पहचान ना पाए। लेकिन इसकी एक गलती, अगर वहाँ पे ये पेटीएम ना करता या फिर कोई और नोट दे देता तो शायद ये केस कई दिन बाद सुलझता या फिर ना ही सुलझता। लेकिन इसकी एक गलती, एक पेटीएम से पुलिस ने अपने जहन दिमाग का प्रयोग किया और इस कातिल को, इस खूनी को रंगे हाथ तो नहीं लेकिन घटनाक्रम को अंजाम देने के 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, एक डबल मर्डर जो एक 10 रुपए के नोट से कैसे सुलझ गया। ये आज भी जब पालन गांव में कोई घटना होती, कोई हादसा होता है, किसी मामले में जब पुलिस वालों पे उंगली उठती है तो इस घटना की, इस वाक्य के लोग नज़ीर देते हैं कि पुलिस वालों ने कैसे 10 रुपए के बिना पे एक डबल मर्डर के मामले को सुलझाया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी मैं 7:30 से 8 के बीच में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी बीच मुझे अपलोड पे भी लगाना होगा, इसलिए शायद मैंने थोड़ा जल्दी भी बोला। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि 6 तारीख तक, 7 तारीख तक कुछ डिस्टर्बेंस रहेंगी, क्योंकि घर में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, होने वाली हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हो चुकी हैं। सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ रहा है। थोड़ा सा प्रेशर मेरे ऊपर ज़्यादा है। आपका एक भरोसा है कि छोटा भाई कहानी लेके आएगा, तो उस भरोसे को भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए जब भी समय मिल रहा है, जैसे समय मिल रहा है, कोई भी कहानी मैं अपने मन से नहीं सुना सकता, ना ही किसी की सुनाई कहानियाँ सुना सकता हूँ। तो जो कहानी रिसर्च पे आ जाती है, जो लिस्ट में आ जाती है, वो आपको सुना देता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है अगर कहानी पसंद आई हो, आई होप कि आई होगी, तो इस वीडियो को, इस चैनल को, अपने इस भाई को प्यार दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और एक कोई कमेंट, एक कोई सुझाव, एक कोई सजेशन, जो भी आपकी इच्छा हो आप बोल दीजिएगा। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ रात 8:30 बजे। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे।